तो आज मैं आपको कार्नो इंजन के बारे में बताऊंगी। एक्चुअली में ये एक हाइपोथेटिकल इंजन है जिसमें सैडी कार्नो, अ फ्रेंच इंजीनियर, गेव द प्रिंसिपल ऑफ कार्नो साइकिल इन 1824। ये इसको कार्नो साइकिल बोल लो, कार्नो प्रिंसिपल बोल लो या कार्नो थ्योरम बोल लो। ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम उन्होंने दी थी, तो काफ़ी यूज़फुल है ये। इस तरह का इंजन जो है ये सबसे हाईएस्ट एफिशिएंसी वाला इंजन है। इससे ज़्यादा एफिशिएंसी वाला हीट इंजन है ये, आइडियल हीट इंजन। दिस इज़ एन आइडियल हीट इंजन हैविंग मैक्सिमम एफिशिएंसी पॉसिबल। आइडियल गैस इज़ यूज्ड एज वर्किंग सब्सटेंस। हीट इंजन बच्चों आपको पढ़ा है ना आपने। हीट इंजन क्या करते हैं, कौन से प्रिंसिपल पे बेस्ड होते हैं, ये क्या करते हैं हीट इंजन? ये हीट को कन्वर्ट करते हैं वर्क में। जैसे कि आपकी कार में एक जो इंजन है वो पेट्रोल के बर्न होने से जो हीट प्रोड्यूस होती है उससे क्या करता है, वो मैकेनिकल वर्क करता है, आपकी कार के व्हील को घुमाता है ना। तो हीट है वो किस में कन्वर्ट हो रही है, वर्क में, बाय द हीट इंजन। तो इस कार्नो इंजन में तो मैक्सिमम पॉसिबल जो है वो एफिशिएंसी है। इससे ज़्यादा एफिशिएंसी वाला हीट इंजन बनाना पॉसिबल ही नहीं है। आइडियल गैस इज़ यूज एज वर्किंग सब्सटेंस। वर्किंग सब्सटेंस यानी कि जो फ्यूल है, जो बर्निंग फ्यूल है ना, जो हीट प्रोवाइड करेगा। सिलेंडर जो ये एक बार देख लो आप कैसी इसकी शेप होती है, कैसा सिलेंडर होता है, फिर उसके बाद मैं बताती हूँ आपको। सिलेंडर हैज़ परफेक्ट इंसुलेशन। परफेक्ट इंसुलेशन वाली वॉल्स होती हैं ताकि क्वासी स्टेटिक प्रोसेस हो सके जिसमें कि कोई डिसिपेशन ना हो हीट का, है ना। ये आइडियल प्रोसेस है, इसलिए हमें ऐसी कोई कंडीशन नहीं चाहिए जिसमें कि हीट डिसिपेट हो सिस्टम में से। नो फ्रिक्शन इज देयर ड्यू टू मोशन ऑफ पिस्टन। अब इसमें पिस्टन मोशन करेगा तो ऐसा मान लेते हैं कि इसमें कोई फ्रिक्शन नहीं है, जबकि ऐसी कंडीशंस पैदा करना बहुत इम्पॉसिबल है। Heat transfer does not affect the temperature of T1 and T2 as they have high infinite heat capacity. अब कार्नो इंजन जो हीट इंजन है ना, आइडियल हीट इंजन, उसमें हीट इंजन में देखा था आपने, दो रिजर्वायर होते हैं, एक को सिंक बोलते हैं, एक को हॉट रिजर्वायर बोलते हैं। तो उनकी हीट कैपेसिटी जो है वो इनफाइनाइट होनी चाहिए, है ना, आइडियल इंजन बनाने के लिए। तो उनकी हीट कैपेसिटी इनफाइनाइट क्यों चाहिए? ताकि उनके टेम्परेचर पे कोई इफेक्ट ही ना हो जब ये जब सिलेंडर में हीट ट्रांसफ़र होगी ना, तो रिजर्वायर की हीट में कोई चेंज नहीं आना चाहिए। ये एक कंडीशन है फॉर कार्नो इंजन। एफिशिएंसी इज गिवन बाय 1 माइनस टी कोल्ड अपॉन टी हॉट, जहाँ पे टी कोल्ड को हम T2 मान सकते हैं और टी हॉट को T1। तो देखते हैं इस तरह की कंडीशन कैसे पॉसिबल होती है। देखो ये वर्किंग दिखाती हूँ आपको। ये जो एक हॉट रिजर्वायर है ना, T1 उसका टेम्परेचर है। और अब हम इसके जो कंडक्टिंग हेड है इस सिलेंडर का, जिसकी नॉन कंडक्टिव वॉल्स हैं दोनों तरफ और पिस्टन लगा हुआ है और वर्किंग सब्सटेंस इसके अंदर है, इसको जब हम इसके हॉट रिजर्वायर के कांटेक्ट में लाते हैं तो जो वर्किंग सब्सटेंस है वो हीट अप हो जाता है और वो पिस्टन को पुश करता है ना, एक्सपेंड होगा ना। तो इसको बोलते हैं आइसोथर्मल एक्सपेंशन। आइसोथर्मल एक्सपेंशन ये क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि इसमें टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है। T1 रिमेन्स T1 बट P1 changes to P2 and V1 changes to P2। देखो V1 changes to V2, मतलब जो वॉल्यूम है वो एक्सपेंड कर रहा है लेकिन टेम्परेचर जो है सेम रहता है। कब? जब हम 1 से 2 पोजीशन पे आ रहे हैं, देखो। और जो प्रेशर है वो भी कम होगा क्योंकि गैस जो है वो एक्सपेंड हो रही है। तो कैसा प्रोसेस है 1 से 2 आने में? आइसोथर्मल एक्सपेंशन। जब आप कब हो रहा है आइसोथर्मल एक्सपेंशन? जब आप उसको हॉट रिजर्वायर के कांटेक्ट में लाए हो सिलेंडर को कंडक्टिव एंड के सहायता से। दूसरा प्रोसेस क्या है इसमें? एडियाबैटिक एक्सपेंशन। अब क्या करते हो आप, इसको कंडक्टिव हेड को इंसुलेटर के कांटेक्ट में लाते हो, तब क्या होगा? अब तो इंसुलेटर है तो फर्दर एक्सपेंशन ऑफ फ्लूइड तो होगा, लेकिन जो टेम्परेचर है वो, अब क्योंकि हॉट रिजर्वायर तो लगाया नहीं आपने, तो जो टेम्परेचर है वो T1 से T2 में गिर जाएगा, कम होगा ना टेम्परेचर, क्योंकि आपका V जो है वो V2 से V3 हो गया, बढ़ गया वॉल्यूम बढ़ेगा तो टेम्परेचर कम होगा। ये है फ्रॉम 2 to 3 पोजिशन। देखो P2 V2 T1 से आप आ गए P3 V3 T2 पे, है ना, थर्ड पोजिशन पे आ गए बाय एडियाबैटिक एक्सपेंशन।
अब 3 पोजीशन पे आने के बाद अब आप क्या करते हो, इसको वापस कोल्ड रिजर्वायर के ऊपर कांटेक्ट में लाते हो, कंडक्टिंग हेड को। तो क्या होगा, अब इसका कंप्रेशन होगा, है ना, क्योंकि ये अपनी हीट किसको ट्रांसफ़र कर देगा, रिजर्वायर को। रिजर्वायर ठंडा है ना, उसका टेम्परेचर कम है, तो नेचुरली जब उसने सारी हीट कोल्ड रिजर्वायर को दे दी, तो टेम्परेचर जो है, इसमें टेम्परेचर नहीं कम होता है, टेम्परेचर नहीं बदलता है, टेम्परेचर वही रहेगा, लेकिन जो V2 है वो भी कम होगा, V3 में बदल जाएगा, और जो P3 है वो P4 में बदल जाएगा, है ना। V3 V4 में बदल जाएगा और P3 P4 में बदल जाएगा। प्रेशर और वॉल्यूम दोनों चेंज होंगे, लेकिन जो T2 है वो वही सेम रहेगा। मतलब ये कैसा प्रोसेस है, ये है आइसोथर्मल कंप्रेशन प्रोसेस, है ना। कंप्रेशन तो हो रहा है गैस का, लेकिन टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है। फोर्थ जो प्रोसेस है, यहाँ डायग्राम में भी देख लो आप, जब फोर्थ से वापस से फर्स्ट पोजीशन पे आएगा, ये रिवर्सिबल रिएक्शन है ना, रिवर्सिबल साइकिल है, साइकिल। तो P4 V4 से वापस P1 V1 मिल जाएंगे, और T2 से हमें T1 मिलेगा। इसका मतलब जो है ये एडियाबेटिक कंप्रेशन है, फर्दर कंप्रेशन हो रहा है, लेकिन टेम्परेचर जो है वो T2 से T1 हो रहा है, मतलब टेम्परेचर में चेंज आ रहा है। इसका मतलब एडियाबेटिक। अच्छा, एडियाबेटिक प्रोसेस क्या होता है? एडियाबेटिक प्रोसेस वो होता है जिसमें Q0 होता है, मतलब बाहर कोई भी हीट का या किसी भी उसका डिसिपेशन नहीं हो रहा है ना, और Q जो है वो ज़ीरो है, उसको एडियाबेटिक, बिल्कुल हीट में कोई चेंज नहीं है, उसको एडियाबेटिक प्रोसेस बोलते हैं। तो इस तरह से 4 प्रोसेस में ये कार्नोट साइकिल कंप्लीट होता है। फर्स्ट है आइसोथर्मल एक्सपेंशन, जब 1 से 2 में आता है वो। फिर एडियाबेटिक एक्सपेंशन, जब T1 से T2 में आया। और आइसोथर्मिक कंप्रेशन कब हो रहा है? अच्छा हाँ, वो तो T1 से T2 हुआ टेम्परेचर, सही बात है। एडियाबेटिक एक्सपेंशन में T1 से T2 हो गया टेम्परेचर। थर्मिक कंप्रेशन में T2 से T2 ही रहा टेम्परेचर। एडियाबेटिक कंप्रेशन में टेम्परेचर T2 से T1 हो गया। अब हम वर्क कैलकुलेट करते हैं। जो फर्स्ट प्रोसेस है जिसमें W 1 से 2 में आ रहा है, तब कितना वर्क किया? सिस्टम ने वर्क किया, है ना, सिस्टम ने काम किया, क्योंकि पिस्टन को बाहर की तरफ धक्का दिया ना गैस ने, तो उसको वो बराबर है Q1 के। तो उसको हम वैल्यू रख दें। ये आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए ये वैल्यू होती है ना वर्क डन की, म्यू आर T1 नेचुरल लॉगरिथम ऑफ V2 अपॉन V1, सही है। अच्छा, अब जब वर्क किया हमने 2 से 3 पोजीशन पे आने पे, तो कब ये कैसा प्रोसेस है? एडियाबेटिक। तो एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए जो वर्क डन है उसकी वैल्यू, ये भी वर्क डन बाय द सिस्टम है, क्योंकि अभी भी एक्सपेंशन हो रहा है। जब भी एक्सपेंशन होगा तो वर्क डन बाय द सिस्टम होगा, और कंप्रेशन होगा तो वर्क डन ऑन द सिस्टम, उसको हम नेगेटिव ले लेंगे। इसकी वैल्यू है QR T1 माइनस T2 अपॉन गामा माइनस 1। ये एडियाबेटिक सिस्टम के लिए वर्क डन है। अब 3 से 4 पोजिशन पे आने पे वर्क डन ऑन द गैस, क्योंकि ये आइसोथर्मल कंप्रेशन है। इसमें P3 V3 T2 से बदल रहा है कंडीशन, P4 V4 T2, ये स्टेट है। तो W इजिकल टू Q2 इजिकल टू म्यू R T2 नेचुरल लॉग ऑफ V3 अपॉन V4। ये है आइसोथर्मल कंप्रेशन। अब एडियाबेटिक कंप्रेशन होगा, क्योंकि आप इसको अब कहाँ ले आए हैं आप वापस इंसुलेटर पे, तब आप क्या करेंगे? एडियाबेटिक कंप्रेशन होगा। इंसुलेटर पे तो कोई रिजर्वायर नहीं है ना हीट लेने के लिए, तो टेम्परेचर जो है वो T2 से T1 हो जाएगा वापस से। तो वर्क डन है आपका गैस के ऊपर, क्यों? क्योंकि आप कंप्रेस कर रहे हो। तो इसकी वर्क डन जब एडियाबेटिक प्रोसेस होता है तो इसको हम लेंगे माइनस में लेना पड़ेगा, क्योंकि आपने काम किया है। म्यू आर T1 माइनस T2 अपॉन गामा माइनस 1। तो टोटल वर्क डन हम इस तरह से लिख सकते हैं, है ना। हर प्रोसेस में जितना भी वर्क हुआ उसको हम ऐड कर लेते हैं, तो टोटल वर्क डन आ जाएगा। अब बच्चों ये जो एडियाबेटिक वाला है तो कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि है ना नेगेटिव साइन है, लेकिन ये जो है ये हम इनको हम ऐड कर लेते हैं। किस किस को? आइसोथर्मल एक्सपेंशन और आइसोथर्मल कंप्रेशन को। तो इसमें जब आप सॉल्व करोगे इसको, तो जो एफिशिएंसी होती है दैट इज इक्वल टू W अपॉन Q1। तो इसको क्या हम इस तरह से लिख सकते हैं 1 माइनस Q2 अपॉन Q1। अब इसमें Q2 अपॉन Q1 की वैल्यू पुट कर दो, अभी आपने निकाली, ये रहा म्यू R T1 अपॉन T2, ये पुट करो T1 माइनस T2 अपॉन T1, म्यू आर तो कट गए, T2 अपॉन T1 नेचुरल लॉगरिथम ऑफ V3 अपॉन V4 अपॉन नेचुरल लॉगरिथम ऑफ V2 अपॉन V1। तो इसको आप सॉल्व करोगे, लेकिन हाँ ये आपने एक इक्वेशन निकाली।
अब आप जानते हो कि सिंस 2 से 3 तक जो है वो एक एडियाबेटिक प्रोसेस है, तो उसके लिए T1V2 गामा माइनस 1 इज इक्वल टू T2V3 गामा माइनस 1। ठीक है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं V2 अपॉन V3 इज इक्वल टू T2 अपॉन T1 1 अपॉन गामा माइनस 1, ऐसा लिख सकते हो ना। और 4 से 1 भी एक एडियाबेटिक प्रोसेस है, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। तो इससे क्या निकल के आया, इससे निकल के आया कि V3 अपॉन V4 इज इक्वल टू V2 अपॉन V1, है ना। अब इसको, इस कंक्लूजन को हम क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 6 में रखते हैं। देखो 6 क्या थी आपकी, ये, तो हम इसकी जगह V3 जो V3 अपॉन V4 तो V2 अपॉन V1 के बराबर आ गया। तो जब हम इनको रखेंगे तो क्या निकल के आएगा, 1 माइनस T2 अपॉन T1, क्योंकि कैंसिल आउट हो गए सारे। तो हमारा जो ये एफिशिएंसी निकल के आई कार्नो इंजन की, वो निकल के आई 1 माइनस T2 अपॉन T1। ठीक है, यही हमें प्रूव करना था। तो बच्चों इसको मैं एक थोड़ा एग्जाम्पल देके बताती हूँ कि मान लीजिए ये T2 जो है वो 300 केल्विन है और T1 जो है 500 केल्विन है ना। कोल्ड रिजर्वायर 300 केल्विन पे है और T1 500 केल्विन पे है, तो उसकी एफिशिएंसी कितनी होगी उस इंजन की, तो उसकी प्रैक्टिकली 40% निकल के आएगी। तो इतनी ही एफिशिएंसी होती है, ये 100% एफिशिएंसी नहीं मिलती है। तो ये बोल रहे प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि हॉट रिजर्वायर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा मेंटेन नहीं कर सकते आप, वो मेल्ट हो जाएगा। और जो कोल्ड रिजर्वायर है उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा लो नहीं रख सकते। क्यों? क्योंकि हमारा एनवायरनमेंट का टेम्परेचर ही देखो 35-40 तक जाता है, तो पॉसिबल नहीं है प्रैक्टिकली। कार्नोट इंजन इज़ अ रिवर्सिबल इंजन। ईच स्टेप ऑफ द कार्नोट साइकिल कैन बी रिवर्स्ड। इट विल टेक हीट फ्रॉम द कोल्ड रिजर्वायर Q2। विश्वास हो रहा है आपको कि कोल्ड रिजर्वायर में से हीट एब्जॉर्ब कर सकता है और उसको हॉट रिजर्वायर को दे सकता है। बच्चों ये प्रिंसिपल कहाँ काम आता है, आपके रेफ्रिजरेटर में। कोल्ड रिजर्वायर से जो है वो हीट लेके बाहर हॉट रिजर्वायर को सेंड आउट कर देता है और काम करता है। जब कब करता है, जब इस पर काम किया जाता है, सिस्टम पे कंप्रेशन लगाते हो ना आप, उसको इलेक्ट्रिसिटी देते हो। इट विल टेक हीट फ्रॉम कोल्ड रिजर्वायर Q2 एंड डूइंग वर्क W ऑन द सिस्टम। इट विल ट्रांसफर हीट Q1 टू द हॉट रिजर्वायर। दिस विल बी अ रेफ्रिजरेटर। उसमें क्या हुआ था, उसमें हीट इंजन में आपने क्या किया था, उसमें सिस्टम ने काम किया था आपको, है ना। लेकिन इसमें क्या है, आपको सिस्टम पे काम करना पड़ेगा ताकि आप कोल्ड रिजर्वायर से हीट लेके बाहर हॉट रिजर्वायर में भेज सको। उल्टा रिवर्सिबल प्रोसेस है। एफिशिएंसी डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर डिफरेंस। हॉट एंड कोल्ड रिजर्वायर के टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, लेकिन वो वर्किंग सब्सटेंस पे डिपेंड नहीं करती, है ना। क्योंकि देखा ना आपने, एफिशिएंसी इज इक्वल टू 1 माइनस T2 अपॉन T1। तो नो इंजन कैन हैव मोर एफिशिएंसी दैट कार्नो इंजन। आई होप कि आपको समझ में आया होगा।